हम लोगों ने बच्चों कल क्लोरोबेंजीन खत्म कर लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट फिनॉल। क्या मेरी पूरी क्लास तैयार है? तो आ जाइए पढ़ाते हैं फिनॉल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फिनॉल अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। धोखे से भी फिनॉल को एल्कोहल मत मान लीजिए। ये बच्चों फिनॉल फैमिली होती है और ये बच्चों एल्कोहल फैमिली है। ये एल्कोहल है। बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखिए, आप इसको एल्कोहल मत बोल दीजिएगा। ये फिनॉल फैमिली है और ये एल्कोहल फैमिली है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि होमोलोगस पेयर क्या होते हैं तो आप कहेंगे जिनमें CH2 का डिफरेंस हो उन्हें होमोलोगस कहते हैं। यहां पर भी CH2 का डिफरेंस है तो क्या ये होमोलोगस है? नहीं। होमोलोगस में भले CH2 का डिफरेंस हो, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम because they are different functional group, hence not homologous। इसी पेज के हाशिए पे लिखिए। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, फिनॉल और एल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए ये दोनों होमोलोगस नहीं माने जा सकते। क्योंकि होमोलोगस में भले CH2 का डिफरेंस होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। हाँ, दूसरा एग्जांपल हाशिए पे ही। अगर मैं आपसे कहूं कि फिनॉल और क्रिसॉल, फिनॉल और क्रिसॉल, क्या ये दोनों होमोलोगस हैं? यस, डंके की चोट पर कहेंगे ये दोनों होमोलोगस हैं। दोनों ही फिनॉल फैमिली के सदस्य हैं और दोनों में CH2 का डिफरेंस है। हाँ, दे आर होमोलोगस। नहीं समझ में आया? IUPAC जाके पढ़िए, यहां पर इतने बोल पाएंगे। ओके, फिनॉल एक इंटायरली डिफरेंट फैमिली होती है, इंटायरली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। OH को देखकर धोखे से भी एल्कोहल मत समझ लीजिएगा। एल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है, फिनॉल अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसलिए इन दोनों में CH2 का डिफरेंस होने के बावजूद भी ये होमोलोगस नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर CH2 का डिफरेंस है, ये होमोलोगस होंगे। यहां बैठे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे पोरवाल सर को तो चश्मा लगाने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि CH2 का डिफरेंस कहां है, CH3 का डिफरेंस है या ना? सुअरों, ये CH3 किसी H को हटा के आया होगा तो वो H इससे माइनस नहीं करोगे तो CH2 का जो डिफरेंस आएगा। नहीं समझ में आया? ना 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 ना, हम मानेंगे नहीं। आ गया पक्का? CH3 का डिफरेंस है? पक्का समझ गए हो? झूठ बोल रही है। चलो तो मान लेते, नहीं बताएंगे जाओ। ठीक है, तो फिनॉल एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। हम इन दोनों को होमोलोगस नहीं बोल सकते हैं, इन दोनों को होमोलोगस बोल सकते हैं। गॉट इट? एक पॉइंट आपको सिखाया। अब आइए चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ। जानते हो बच्चों, आप लोग जिसको रफली भाषा में फिनॉल बोल देते हो, वास्तव में वो फिनॉल फैमिली का फर्स्ट मेंबर होता है कार्बोलिक एसिड। बच्चों बोलो क्या? जिसको आप लोग क्रिसॉल बोलते हो, ये फिनॉल फैमिली का दूसरा सदस्य होता है क्रिसॉल। राइट? अगर बच्चों बेंजीन पर 2 OH लगा दिए जाएं तो इनके नाम होते हैं कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल। ठीक,
पूरी क्लास बोलेगी हाँ या ना, उत्तर देंगे सब लोग। फिनॉल एक मॉलिक्यूल का नाम है या एक पूरे परिवार का नाम है? एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इस परिवार के फर्स्ट मेंबर जिसे आप फिनॉल कह देते हैं, वास्तव में उसका नाम क्या होता है? कार्बोलिक एसिड। इस फैमिली के दूसरे सदस्य का नाम क्या है? क्रेसॉल। समझ में आ गया? अगर हम कार्बोलिक एसिड, जिसे हम लोग फिनॉल ही बोलते हैं, अगर 2 OH लगा दिए जाए तो ऑर्थो वाले को कैटिकॉल, मेटा वाले को रिसोर्सिनॉल, पैरा वाले को क्यूनॉल कहते हैं। कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, फिर से हो जाए क्लियर? ये सब बच्चों फिनॉल ही कहलाते हैं, राइट। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पूरी क्लास फिर से बोले, मैं जब भी फिनॉल बोलूंगा उसका तात्पर्य किससे होगा? कार्बोलिक एसिड से, ठीक है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप इसी के आगे लिख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग मेथड फ्रॉम एनसीईआरटी। मैन्युफैक्चरिंग मेथड, आइए सब लोग सामने देखें। हम लोग इसमें क्यूमीन लेते हैं। क्यूमीन इज आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइए बेटा, अरे अच्छा आ जाएगा, ये देखो बेटा, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड दिखा दे रहा हूं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्यूमीन का एयर के द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं। बच्चों किसके द्वारा? देखिए, ये O2 जो होता है इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है और हमें एक कंपाउंड ये प्राप्त होता है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। बच्चों बोलो, फिर से बोलो, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक, अब देखिए, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनने के बाद हम लोग इसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस। कैसे विचित्र अंदाज में हाइड्रोलिसिस हो, या देखिए, मतलब ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा, इस O ने यहां पे जाके वैलेंसी को मिला लिया, तो ये तो आपका बन गया फिनॉल। O भी सेटिस्फाई, कार्बन भी सेटिस्फाई, फिनॉल बन गया। इस कार्बन की फ्री वैलेंसी ने इस ऑक्सीजन की फ्री वैलेंसी से अपने हाथ को मिला लिया, तो बच्चों ये क्या बन गया? ये देखिए, इसे कहते हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। आप जानते हैं इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट होता है एसीटोन। ओके, कॉपी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन फर्स्ट एयर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ऐसे बोलो जरा, सब लोग बोलते ही नहीं है। फर्स्ट एयर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, साइड प्रोडक्ट इज एसिड। क्यूमीन से फिनॉल को बनाना लार्ज स्केल मेथड है कि नहीं है? इसीलिए बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड। नेक्स्ट पॉइंट, आइए सामने देखेंगे बच्चों, हटा दे। अब जो देखिए बेटा, एनिलीन, सुनना बच्चों, हमारी क्लास को मालूम है अगर एनिलीन में हम NaNO2 प्लस HCl को डालें
और टेम्परेचर ले ले वेरी लो टेम्परेचर, तो NH2 की जगह OH नहीं आता है बल्कि BDC का फॉर्मेशन होता है। डू यू नो? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। पढ़ चुके हो? आप सुनना। लेकिन आपने हमसे पढ़ा अगर टेम्परेचर को हम 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दें बच्चों, तो ये जो ड्रॉबैक था, ये जो एक्सेप्शन था, ये खत्म हो जाता है और जहां जहां NH2 वहां OH। मतलब तुम एनिलीन से भी फिनॉल बना सकते हो HNO2 का इस्तेमाल करके, बस टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा कर देना। देखिए बच्चों होता क्या है, जब टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा होता है तो होगा क्या, सबसे पहले तो BDC ही बनता है। व्हाट इज दिस? हाँ, सबसे पहले बनेगा तो BDC, लेकिन ये BDC लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा कर दिया जाए तो इस BDC की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। क्या हो जाती है? और ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल। क्लियर बच्चों? हमने इस तरीके से आपको 3 रिएक्शनें पढ़ा दी हैं। सामने देखना, एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से टेम्परेचर 0 से 5 क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। टेम्परेचर अगर 5 डिग्री से ज्यादा हो जाए क्या बनेगा? फिनॉल। जहां जहां NH2 वहां अपवाद खत्म हो गया। तीसरी रिएक्शन जो NCERT में लिखी है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे? वाया हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा? फिनॉल। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? आपकी कॉपी पर ये लिखा हुआ है। क्लियर बेटा? तो आप ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन भी अलग से लिखी है NCERT में कि BDC से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे? वाया हाइड्रोलिसिस। बच्चों हाइड्रोलिसिस भी तभी हो पाती है जब टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा। अगर 5 से कम हुआ तो BDC स्टेबल होता है, और अगर 5 से ज्यादा हुआ तो BDC अनस्टेबल हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है और फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग आ गए हैं प्रॉपर्टी में। पहली प्रॉपर्टी NCERT से, सॉरी, हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म से लिखी हुई है। आया ना मेरा पुष्पेन? देखिए आप कह रहे थे यही छोड़ दिया था हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में, देखो यहां पर आ गया। ठीक है, आइए मैं रिवाइज करा देता हूं। देखिए हमारे पास 3 लोग होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बो। देखो अगर हमारा एसिड सफिशिएंट एसिडिक है या थोड़ा उससे कमजोर है या थोड़ा और कमजोर है, देखना अगर सोडियम डालते हैं तो पूरी क्लास जानती है ये दुनिया के सारे कंसों से रिएक्शन करता है। इससे भी हटाएगा, इससे भी हटाएगा, इससे भी हटाएगा, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, और खुद जाकर यहां पर फिट हो जाएगा। सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। हाँ या ना? NaOH थोड़ा सा कमजोर बेस होने के कारण ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करता है, माइल्ड एसिडों से रिएक्शन नहीं करता। हाँ या ना? OH माइनस H+ को लेकर वाटर के रूप में अलग हो जाएगा और यहां पर सोडियम आकर लग जाएगा। सोडियम ऑक्सलेट, सॉरी सोडियम कार्बोक्सिलेट और सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? अगर आपने और कमजोर बेस ले लिया, बाइकार्बोनेट सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिएक्शन करेगा,
फिनॉल या अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करेगा। इसका बेस होता है HCO3 माइनस, H प्लस को घसीटेगा इन द फॉर्म ऑफ H2CO3, जो अनस्टेबल होता है टूट जाएगा CO2 और वाटर। मेरे बच्चे अभी अभी पढ़ चुके हैं, ये कार्बन जो आया है ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन आया है बाइकार्बोनेट्स। क्या नहीं मालूम था आपको ये सब? ये लिस्ट मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाई थी, हाँ या ना? तो सोडियम सारे कंसों से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, NaOH फिनॉल तक रिएक्शन करता है, बाइकार्बोनेट सिर्फ एसिड तक रिएक्शन करता है, उससे कमजोर वालों से रिएक्शन नहीं करता। आगे की चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे, डिटेल डिस्कशन आपको सब मालूम है। ठीक, आइए इसी फंडे का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एसिड, फिनॉल और अल्कोहल को सेपरेट करने में। देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है ना, कुछ भी लिखना तो नहीं है? नहीं। देखिए मान लीजिए आपके पास बेटा एसिड, फिनॉल और अल्कोहल का एक मिक्सचर है। बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईथर में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व इन ईथर। ये आपके पास एक मिक्सचर था और इस मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट आपको सेपरेट करने थे। देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, अंदर जाएगा, बहुत ही कमजोर बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग वाले से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल या फिनॉल से। अभी सिखाया ना, अंदर गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाया, इनसे रिएक्शन नहीं किया। अब सुनना, चूंकि इनसे रिएक्शन नहीं किया, ये कोवलेंट के कोवलेंट ही रहेंगे, ईथर में ही सॉल्युबल होंगे। इससे रिएक्शन करके इसको आयनिक कंपाउंड में बदल दिया और आयनिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? अगर इस मिक्सचर में हम ऊपर से पानी डाल दें और कस के उसको सेक करें तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट ईथर लेयर को छोड़कर एक्वस लेयर में चला जाएगा और ये दोनों साले यहीं पर रह जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए एक्वस लेयर, ऊपर से पानी डालना पड़ेगा तो एक्वस लेयर में आ जाएगा सोडियम ऑक्सैलेट और ईथर लेयर में रह जाएगा, बोला करो, फिनॉल और अल्कोहल। मेरी पूरी क्लास कम से कम 100 बार पढ़ चुकी है, अगर किसी सॉल्ट से वापस से एसिड प्राप्त करना है हम उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं। बोलो क्या? कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, वीक एसिड वापस से प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें लाइक HCl, आपको वापस से प्राप्त हो जाएगा RCOOH। मेरे पास आगे जगह नहीं है, देखिए हमें सरकाना तो पड़ेगा ही, बाद में लिख लीजिएगा। ये देखिए एसिड प्राप्त हो गया। बच्चों अब ईथर लेयर में किसका मिक्सचर बचा? फिनॉल और अल्कोहल। अब तो बताओ क्या डाल दें? NaOH। क्या डाल दें? अब अगर इसमें आप लोग NaOH डाल दें, ये अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करेगा, फिनॉल से करेगा। इसको बदल देगा सोडियम फिनॉक्साइड आयनिक कंपाउंड में, हाँ या ना? ऊपर से पानी डाल के सेक करोगे, आयनिक होने के कारण सोडियम फिनॉक्साइड एक्वस लेयर में चला जाएगा और अल्कोहल जो है वो ईथर लेयर में रह जाएगा। तो एक्वस लेयर में पहुंच जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देना, फिनॉल मिल जाएगा,
और ईथर लेयर में रह जाएगा एल्कोहल। तो इस प्रकार से देखिए हमने ऊपर वाले फंडे की हेल्प से तीनों को सेपरेट कर दिया। आपकी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट करना चाहो तो एसिडिफिकेशन दिखा सकते हो। सिर्फ क्या दिखा सकते हो? एसिडिफिकेशन दिखा सकते हो। एसिडिफिकेशन कराने पे सॉल्ट जो होते हैं वो एसिड में बदल जाते हैं। बच्चों क्लियर हो गया? चल, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल इस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaOH। ठीक, चल बताए। चलो अब बोलो बोलो बोलो, बोलेंगे सोडियम किन कंसों को डिस्प्लेस करता है? सारे कंसों को। बेटा बोलो, एसिड हो, फिनॉल हो, एल्कोहल हो, अमोनिया हो, एसिटिलीन। राइट। NaOH किन कंसों को डिस्प्लेस करता है? फिनॉल और एसिड। फिनॉल और एल्कोहल से, एसिटिलीन से, अमोनिया से, सिर्फ एसिड और फिनॉल। बाइकार्बोनेट किस कंस को डिस्प्लेस करता है? सिर्फ एसिड। उससे कमजोर वालों को। बच्चों आंख बंद करके बोलना, देख के तो बिल्कुल मत बोलना। तुम्हारे पास एक मिक्सचर है एसिड, फिनॉल और एल्कोहल का जो ईथर में डिसॉल्व है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ईथर में डिसॉल्व होंगे। हमें इनको अलग करना था। सर्वप्रथम क्या डाला? ये किससे रिएक्शन करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। उसे बदल देगा सोडियम सॉल्ट में। आयनिक होने के कारण सोडियम सॉल्ट आ जाएगा एक्वस लेयर में, फिनॉल और एल्कोहल रह जाएंगे ईथर। एसिडिफिकेशन कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग। अब बोलो फिनॉल और एल्कोहल को सेपरेट कैसे करोगे? सब लोग बोला करो। NaOH किससे रिएक्शन करेगा? क्या इसको सोडियम फिनॉक्साइड में बदलेगा? क्या ये आयनिक होगा? क्या ये एक्वस लेयर में आ जाएगा? एसिडिफिकेशन कराएंगे, फिनॉल और लास्ट में ईथर लेयर में क्या बचेगा? कोई डाउट? तो हमारे बच्चों ने देखा कि फिनॉल का जो हाइड्रोजन होता है वो अच्छा खासा एसिडिक होता है। सहमत है सब लोग? आइए इसकी एसिडिक रिएक्शनों को देखा जाए। पहला, सोडियम के साथ रिएक्शन। क्या बताने की जरूरत है? बोलो। नहीं। क्या ग्रिगनॉड से बताने की जरूरत है? ग्रिगनॉड का R- कंस वाले H को लेकर अलग हो जाए। क्या एसिड डेरिवेटिव से बताने की जरूरत है? RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाए। और बच्चों इस एसिटिल क्लोराइड का एसिटिल ग्रुप फिनॉल में घुस जाएगा। इस रिएक्शन को कह सकते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे भाई एक बात बता दो, अगर मैं एसिटिल क्लोराइड की जगह पर जो बताएगा वो मुझे चॉकलेट खिलाएगा। अगर मैं एसिटिल क्लोराइड की जगह पर बेंजोइल क्लोराइड ले लूं तो बेंजोइल ग्रुप अंदर घुसेगा। रिएक्शन का नाम कुछ और, कुछ और। सॉर्टेन-बोमेन रिएक्शन, बेंजोइलेशन इन फिनॉल एंड एनिलीन आल्सो कॉल्ड सॉर्टेन-बोमेन रिएक्शन। बच्चों क्या सारे बेंजोइलेशन सॉर्टेन-बोमेन होते हैं? बेंजोइलेशन इन एनिलीन एंड फिनॉल इज कॉल्ड सॉर्टेन-बोमेन रिएक्शन। हटा सावन की घटा, राइट। और ये देखिए बेंजोइल ग्रुप अंदर घुस गया। इसमें कोई शक नहीं है
ऊपर वाले रिएक्शन की तरह हम इसको बोलेंगे बेंजोइलेशन। जैसे ऊपर वाले को बोला आपने एसिटाइलेशन। बोलो बच्चों, जब बेंजोइलेशन फिनॉल और एनिलीन में कराते हैं तो इसे हम लोग शॉर्टेन-बोहमेन रिएक्शन भी कहते हैं। कुछ याद आया बच्चों? जहां पे एसिटाइलेशन रिएक्शन लिखी हुई है उसके राइट में जगह खाली पड़ी है, दबा के लिख दो। ये ज्यादा मत दबा देना, ढक्कन वो पेन की निप टूट जाए। थोड़ा सा दबा के लिखेंगे बेंजोइलेशन इन फिनॉल एंड एनिलीन इज कॉल्ड शॉर्टेन-बोहमेन रिएक्शन। ऐसे लिखवा दिया, एक रिवीजन हो गया शॉर्टेन-बोहमेन रिएक्शन का। मतलब रिएक्शन कराना तो आप सभी लोग जानते हैं। कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लीजिए, RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, फिनॉल की रिएक्शन इन्होंने NaOH से कराई है। अभी अभी मैं अपने छात्रों को दिखा चुका हूं। NaOH फिनॉल के कंस को डिस्प्लेस करेगा और सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। इसके ऊपर अगर हम डाल दें कार्बन डाइऑक्साइड 6 एटमॉस्फेयर 125 डिग्री सेल्सियस, ये CO2 ऑर्थो पोजीशन पे जाकर अटैच हो जाता है और ये देखिए सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। बेटा एसिडिफिकेशन करा देंगे तो Na की जगह H आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सैलिसिलिक एसिड। इस रिएक्शन को कहते हैं कोल बेस सिमिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फिनॉल की रिएक्शन NaOH से फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन होगा सैलिसिलिक एसिड का, कोल बेस सिमिट रिएक्शन। और पूरी क्लास को याद है रिएक्शन मैकेनिज्म से कोलवे सिमिट में कार्बन डाइऑक्साइड वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, लिखा भी है शायद। ठीक, तो ये 4 रिएक्शनें जो आपकी कॉपी पर लिखी थी ये फिनॉल के एसिडिक बिहेवियर को शो कर रही थी। सोडियम के साथ, ग्रिगनॉड के साथ, एसिड डेरिवेटिव के साथ और NaOH फॉलोड बाय CO2 के साथ। कोलवे सिमिट रिएक्शन। बेटा तुम्हारा पेपर सब्जेक्टिव हो गया, मान लेते आ गया। कोलवे सिमिट पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखोगे? रिएक्शन ऑफ फिनॉल with NaOH followed by carbon dioxide at 6 atmospheric pressure 125 degrees Celsius is called Kolbe-Schmidt reaction. The product of reaction is salicylic acid। 2 नंबर में 2 नंबर मिल गए। अब 2 नंबर में 3 नंबर लेना चाहते हो तो मैकेनिज्म लिखाओ। ये अंदर जाएगा, ये यहां जुड़ेगा, COOH में बदलेगा एंड सो उसकी जरूरत। ठीक, कोलवे सिमिट तैयार हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी एसिडिक नेचर, समझ लिया, पन्ना पढ़ ली। दूसरी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। आइए बेटा मेरी बात सुनो, अब जो बताने जा रहे हैं ध्यान सुनिए और ये आपके लिए नया पॉइंट भी है। देखिए पूरी क्लास मैकेनिज्म से जानती है कि OH और NH2 ये दोनों के दोनों बहुत ही पावरफुल रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, प्लस R ग्रुप। नहीं मालूम? नहीं मालूम है? सबसे आगे आपके रखे होते हैं O- NH2OH, मालूम है कि नहीं?
OH और NH2 बहुत ही पावरफुल रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये अपने लोन पेयर को इतना ज्यादा रिंग के अंदर भेज देते हैं कि ये जो रिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए पगला जाती है। बस ये चाहती है कोई अटैक कर दे, इलेक्ट्रोफाइल हाईली रिएक्टिव, OH लगा है, NH2 लगा है, हाईली रिएक्टिव हो गई। तो इतनी ज्यादा रिएक्टिव हो जाने के कारण, ध्यान से सुनिए, हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन, बोलो, सावधानी बरतने की जरूरत है, बोलो। किन दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? किन दो में? हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन। ध्यान समझना, NH2 और OH इतने पावरफुल रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, बेंजीन के अंदर इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं, बेंजीन इतनी ज्यादा उतावली हो जाती है कि हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन में सावधानी बरतने की जरूरत है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, बस खाई में गिरी। आइए देखते हैं क्या दुर्घटना है। आइए पहले देखते हैं हम लोग हैलोजिनेशन में। देखना, मान लीजिए हमने इसमें हैलोजन डाला, आप सुनते रहना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लुईस एसिड की उपस्थिति में कराते थे एनहाइड्रस AlCl3। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने रिंग को इतना ज्यादा एक्टिव कर दिया है कि लुईस एसिड लेने की जरूरत ही नहीं है, हम एक्वस ब्रोमीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती लुईस एसिड की, ना इसमें ना इसमें। AlCl3 डालने की कोई जरूरत नहीं है, Fe डालने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोटोनिक एसिड डालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे पानी में ये रिएक्शन हो जाती है। बात नंबर 2, ये इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है कि मोनोहैलोजिनेशन नहीं होगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा ट्राई हैलोजिनेशन। बोलो ना, क्या हो जाएगा? ट्राई हैलोजिनेशन। चाहे फिनॉल हो चाहे एनिलीन हो, दोनों में बेटा ये होता है। ठीक, सुनना सर, हम आपकी बात से सहमत तो है, बेंजीन जो है जोश में आ गई, हाईली रिएक्टिव हो गई है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया है। सर हम लेकिन चाहते हैं कि मोनो ही सब्स्टिट्यूशन हो, 3 ब्रोमीन ना आए, 1 है ब्रोमीन आए। तो सुनो, हम तब हैलोजिनेशन कराते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बच्चों बोलो किसमें? बच्चों बोलो किसमें? अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल की मात्रा बच्चों इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन ही हो पाता है। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या एनिलीन और साथ में पैराब्रोमोफिनॉल या एनेलीन। क्लियर? तो बच्चों एक बार फिर सुन लो, OH और NH2, इन 2 केसों में जब बेंजीन पर ये 2 ग्रुप लगे होते हैं तो बेंजीन इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कि हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन में सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए पहले देखते हैं हैलोजिनेशन को। लुईस एसिड भी नहीं डालना पड़ता, एक्वस ब्रोमीन में रिएक्शन हो जाती है और ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मोनो प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। कॉपी पर देखिए, आपकी कॉपी भी यही लिखा है, बस जो मैंने बोला मैं उसको लिखवाना चाहूंगा। यहां पे लिखिए, नो यूज ऑफ
Lewis acid. No use of Lewis acid because OH group is highly, बोलो, ring activating group. हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, भले बच्चों ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया हो, लेकिन ईल्ड बहुत अच्छी नहीं होती है, पुअर ईल्ड। ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट की ईल्ड बहुत अच्छी नहीं होती है, पुअर ईल्ड होती है। ठीक, तो आपने सावधानी क्या बरती? आपने सावधानी बरती नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, एक समझा दिया, दूसरा कॉपी पर देख लो। नाइट्रेशन, अगर तुमने कंसंट्रेट HNO3 डाला, पूरी क्लास कॉपी पर देखे, हमने कंसंट्रेट H2SO4 का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि OH और NH2 लगने पर लुईस एसिड या प्रोटोनिक एसिड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बात नंबर 2, मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हुआ, और ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। बेटा बोलो किसका? पिक्रिक एसिड। नीचे लिख दीजिए उसका नाम, पिक्रिक एसिड। ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। बच्चों मेरी बात सुनना, ब्रोमीन वाटर लेने पर जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, इसकी ईल्ड बहुत कम होती है। बेटा इसकी तो तब भी कुछ थोड़ी बहुत हो जाती है, इसकी ईल्ड तो बच्चों ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जो आपने इसको बनाने के लिए कंसंट्रेट HNO3 डाला है, इट इज आल्सो ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बेंजीन हो गई हाईली एक्टिव। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत कम कराता है, ना के बराबर बेंजीन को ऑक्सीडाइज करता है ज्यादा। तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट बच्चों बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। आइए सावधानी बरतें। नीचे देखिए, सावधानी बरती है बाय टेकिंग, बोलो, डाइल्यूट HNO3 टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। अगर ये सावधानी आप बरतते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया है? तो एक बार और हो जाए, फिनॉल और एनिलीन हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। बेंजीन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन में सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे हैलोजिनेशन की सावधानी है नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नाइट्रेशन की सावधानी है डाइल्यूट HNO3 टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो दो बातें ध्यान रखिए, लुईस एसिड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। मोनो सब्स्टिट्यूटेड की जगह पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा इन वेरी वेरी पुअर ईल्ड। दो बातें ध्यान रखेंगे अगर सावधानी नहीं बरती तो, और सावधानी बरत ली तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नॉन पोलर और यहां पे डाइल्यूट HNO3 टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री। जानते हो बेटा, तुम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओ, नो प्रॉब्लम, सल्फोनेशन कराओ, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होती है हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन। 10 बार बोल दिया कम से कम, नहीं बैठा? नहीं बैठा? तो किन दो फंक्शनल ग्रुपों में सावधानी बरतेंगे? OH और NH। और किन दो रिएक्शनों में बरतेंगे?
हैलोजिनेशन और नहीं, हैलोजिनेशन की सावधानी बोलो, हैलोजन इन नॉन पोलर सॉल्ट। नाइट्रेशन की सावधानी बोलो, डाइल्यूट HNO3 टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री। अगर सावधानी नहीं बरती तो कितनी बातें? 2। बात नंबर 1, ल्यूइस एसिड या प्रोटोनिक एसिड लेने की जरूरत। बात नंबर 2, मोनो नहीं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा इन वेरी वेरी पुअर ईल्ड, राइट। अच्छा आओ बेटा, कितनी भी सावधानी बरत लो, कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। हमने नॉन पोलर लिया, हो सकता है तब भी ट्राई वाला बन जाए कुछ अमाउंट में, हो सकता है डाइल्यूट लेने पर टेम्परेचर लेस देन 20 लिया, तनिक निगाह कहीं और चली गई, टेम्परेचर बढ़ गया, फिर बर्बाद हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सावधानी वाला तरीका तो है ही आपके पास, एक तरीका हमारे पास और होता है जिसे कहते हैं रिंग प्रोटेक्शन। बच्चों बोलो क्या? रिंग प्रोटेक्शन। सुनिए, फिनॉल और एनिलीन के हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन में दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सावधानी वाला तरीका तो आपके पास है ही है। एक और अच्छा तरीका है, दैट इज रिंग प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ, चाहे ले लो एसिड क्लोराइड, चाहे ले लो जुड़वा भाई एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, आओ देखते हैं। आपकी कॉपी में फिनॉल का एग्जांपल है या NH2 का? फिनॉल का ही होगा क्योंकि फिनॉल पढ़ा रहे हैं। देखिए, हमने इसमें डाला एसिड क्लोराइड, पेन कॉपी 1। बच्चों, हमने लुईस एसिड नहीं लिया, लुईस एसिड ले लेते तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाता, लुईस एसिड Cl को घसीट के प्लस पैदा करता और वो प्लस ऑर्थो या पैरा पर अटैक कर देता। यहां पर हमने लुईस एसिड नहीं लिया। अगर लुईस एसिड नहीं लिया है तो ये रहा एसिड डेरिवेटिव और ये रहा कंस। RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाएगा। और ये देखो बन गया, ये देखो बच्चों, हम लोग फिनॉल और एनिलीन को उसके एसिटिल डेरिवेटिव में बदल देते हैं। बदलने से फायदा यह मिलता है कि इसका लोन पेयर रिंग में भी डीलोकलाइज हो सकता है और साइड ग्रुप में भी डीलोकलाइज हो सकता है। तो आप बताओ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भेजने की ताकत कुछ कम हो गई? पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिंग में भेज रहा था, रिंग को हाईली एक्टिवेट कर रहा था। अब इसके इलेक्ट्रॉन कभी रिंग में जा सकते हैं, कभी एसिटिल ग्रुप में जा सकते हैं, इसलिए रिंग की एक्टिविटी क्या हो गई? अब ये नॉर्मल रिंग की तरह बिहेव करने लगी। ठीक, अब हमने करा दिया, चाहे हैलोजिनेशन करा लो चाहे नाइट्रेशन। कॉपी भी क्या कराया? नाइट। बच्चों, क्या H2SO4 अब लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन बन गई है, ये दोनों मिलकर NO2 प्लस पैदा करेंगे जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। नॉर्मल रिएक्शन होगी। ऑर्थो नाइट्रो प्रोडक्ट और पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगी। हमें इनको फिनॉल में बदलना था, आप इसकी फिर से करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाएगा क्योंकि ये भी एसिड डेरिवेटिव है। और ये देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का
फॉर्मेशन हो गया। किसी कोई डाउट है? तो जब भी बच्चों हैलोजिनेशन या नाइट्रेशन करवाते हैं फिनॉल या एनिलीन का, एक तरीका होता है सावधानी वाला और उससे भी अच्छा तरीका होता है रिंग प्रोटेक्शन वाला, विद द हेल्प ऑफ एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। मैं फिर बताऊंगा, हमने लुईस एसिड नहीं लिया है इसलिए फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होगा, यहां पर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंस रिएक्शन। आरसीओ का आगे वाला भाग कंस वाले एच को लेकर अलग हो जाए। अब आप कराइए चाहे नाइट्रेशन चाहे कराइए हैलोजिनेशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। वापस से इसको OH या NH2 में अगर बदलना है फिर से करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। आरसीओ का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाए। इसे कहते हैं बच्चों रिंग प्रोटेक्शन इन फिनॉल एंड एनिलीन। क्लियर? एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। कुछ दिखाना चाहे उठते हो? हाँ, एक काम दिखा दो। यहां पे जगह नहीं है लिखने की, आप इसी के नीचे लिख दो, चाहे एसिड क्लोराइड ले लो और चाहे एसिड एनहाइड्राइड ले लो। राइट बच्चों? पैरा वाला मेजर होगा, लेकिन यहां पे नाइट्रो प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें चिलेशन हो जाएगा, इसलिए ऑर्थो वाला मेजर होगा। हमने कल ही आपको ये बात बताई थी, इतनी जल्दी भूल गए। मेजरली पैरा वाला ही होता है, लेकिन ऑर्थो वाला भी मेजर हो सकता है। ठीक, आइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, रिंग प्रोटेक्शन हो गया। अगली रिएक्शन लिखी है रीमर टीमन रिएक्शन। वो टीमर लिख गया है, वो टीमन होगा MAN। रीमर टीमन रिएक्शन क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है? क्लोरोफॉर्म लोगे तो सैलिसैल्डिहाइड बनेगा और CCl4 लोगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। यह भी एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। अगर क्लोरोफॉर्म लेते हैं बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली तो इलेक्ट्रोफाइल पैदा होता है डाइक्लोरो कार्बीन, और अगर आप लेते हैं CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली तो इलेक्ट्रोफाइल पैदा होता है CCl3+। ओके, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा चुका हूं। क्लोरोफॉर्म लेने पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है और CCl4 लेने पर सैलिसिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एक्सक्लूसिवली विद वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल डाइजोनियम कैटायन। देखिए, आओ ऊपर देखो, ऊपर देखिए, जानते हो बेटा डाइजोनियम कैटायन जो एनिलीन के डाइजोटाइजेशन से बनता है, माइनस के रूप में कुछ भी लगा दो यार, तुम Cl- लगा दो, BF4- लगा दो, HSO4- लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं। हमारा मेन मकसद है डाइजोनियम कैटायन को देखना। ये डाइजोनियम कैटायन इज ए वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल, बहुत कमजोर इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने का हक रखता है, बेंजीन पर अटैक करने का हक रखता है, ऑर्थो या पैरा पर। अगर ओपीडी लगा, अगर एमडी लगा तो मेटा पर। लेकिन ये इतना कमजोर इलेक्ट्रोफाइल बच्चों होता है
कि ये बेंजीन पर अटैक सिर्फ तब करता है जब बेंजीन पर वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे, और दो ही होते हैं स्ट्रॉन्ग, NH2 और OH। ठीक, देखिए जब इलेक्ट्रोफाइल के रूप में डाइजोनियम कैटायन हो और सबस्ट्रेट आपका एनिलीन या फिनॉल हो, तो ये डाइजोनियम कैटायन बच्चों एक्सक्लूसिवली अटैक करता है पैरा पोजीशन पर। बेटा बोलो कहां? और जब ये पैरा पर अटैक करेगा, प्लीज पूरी क्लास देखे सामने, ये रहा डाइजोनियम कैटायन और इसने पैरा पर अटैक कर दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं? कपलिंग रिएक्शन। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक होती है तो ये अटैक करता है ऑर्थो पे, लेकिन अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक नहीं है तो एक्सक्लूसिवली एट पैरा पोजीशन। मेरे भाई हाशिए पर दिखाइए, लिखा है तो क्या हुआ, हाशिए पे दिखाओ, हमें मालूम है ना क्या लिखा हुआ है। आई नो वेरी वेल, अंग्रेजी बोली, ठीक है बेटा। एनायन के रूप में कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें डाइजोनियम कैटायन से मतलब है ये एक्सक्लूसिवली पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक होती है तो ऑर्थो पे अटैक करेगा। ठीक है, लिखा तो वैसे बिल्कुल पूरा लिखा हुआ है, बट कोई नहीं, एक बार ऐसे लिख दीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने सीट से। बोलो, क्या आप कॉपी से पढ़े? बताइए बेटा, डाइजोनियम कैटायन क्या बहुत ही कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है? क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ देगा? नहीं। जब क्या लगाओ? स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसे NH2 या OH। इतना क्लियर हो गया? इन रिएक्शनों का नाम क्या होता है? कपलिंग रिएक्शन। क्लियर? अच्छा एक बार बता दे बेटा, इतनी चीज को कहते हैं एजोबेंजीन। बता चुके हैं यार, इतनी चीज क्या कहलाता है? बोलो, एजोबेंजीन। और ये जो एजोबेंजीन होते हैं ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं, इसीलिए डाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाशिए पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिखा है कोई बात नहीं। कलर्ड कंपाउंड होते हैं, डाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। सफेद रंग की चुन्नी थी, पीले रंग की करा ली, काले रंग की करा ली, डाई करवाते हैं हम लोग, कपड़ों में डाई करवाते हैं भाई, बालों वाली डाई नहीं है। आगे बढ़े, अब आइए, बेसिक सीख लिया, अब हम लोग कॉपी से पढ़ लेते हैं। पढ़िए, डी लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल डाइजोनियम कैटायन। पढ़ेंगे, हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट लाइक OH और NH2, एक्सक्लूसिवली अटैक्स एट पैरा। आगे लिखो, बट क्या लिखोगे? इफ पैरा पोजीशन इज ब्लॉक देन अटैक्स एट ऑर्थो पोजीशन। लिख लीजिए, बट if para position is blocked
then attacks at ortho position. But if para position is blocked, then attacks at ortho position. ठीक, नीचे जो रिएक्शन लिखी है क्या मुझे बोर्ड पे लिखने की जरूरत है? देखिए प्रोडक्ट क्या बन गया, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसे कहते हैं ऑरेंज डाई। क्या कहते हैं बेटा? अगली हेडिंग जब हम लोग पढ़ेंगे एनिलीन, वहां पे मैं आपको 3-4 डाई बताऊंगा। अभी तुम नाम याद करने के चक्कर में ना रहो, मैं ट्रिक बताऊंगा, याद करा दूंगा। ठीक, अभी छोड़ दो, बस पढ़ लो कि ये डाई होती है, ऑरेंज डाई होती है। इसे कहते, हम लोग आ गए बच्चों अदर रिएक्शन में। मेरे भाई, अदर रिएक्शन में पहला लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। अगर क्रोमिल क्लोराइड डाल दिया जाए फिनॉल के ऊपर, सबसे पहले एनसीईआरटी का पॉइंट लिखिए, क्रोमिल क्लोराइड ले लो या सोडियम डाइक्रोमेट ले लो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको मिलेगा पैराबेंजोक्विनोन। क्या मिलेगा? पैराबेंजोक्विनोन। ये एनसीईआरटी में बच्चों ये लिखा है, दूसरी किताबों में ये मिल जाता है। क्रोमिल क्लोराइड या Na2Cr2O7 ले लो, आपको पैराबेंजोक्विनोन मिलेगा। और अगर पोटेशियम पर सल्फेट से ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये जो O होगा पैरा पर इंसर्ट हो जाता है और क्यूनॉल मिलता है। क्या मिलता है? अभी पढ़ाया था। इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन को इल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं है। इल्ब पर सल्फेट ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं। ओके, ये वाला एनसीईआरटी में। ठीक, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेडरर मिनेस रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लेडरर मिनेस रिएक्शन के आगे लिख लीजिए, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेडरर मिनेस रिएक्शन यह भी बच्चों एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आइए देखिए, सुनिए, हम लोग फिनॉल की रिएक्शन जब एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये CH2O लिखा है। ये CH2O ऑर्थो और पैरा पर अटैक करता है और CH2OH में बदल जाता है। फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, पैरा पे भी आके जुड़ गया, ये बन गया। बच्चों ये CH2O है ना, CH2OH को लेकर किस में बदल जाएगा? CH2। ठीक है, फिर अटैक कर सकता है, फिर यहां पर आके जुड़ जाएगा एंड सो ऑन। और ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ये स्ट्रक्चर जब आपस में पॉलीमेराइज करते हैं, बेटा बोलो क्या, तो हमें प्राप्त होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जिसे हम कहते हैं बेकेलाइट। एक बार तुम लोग पूछ रहे थे क्या कहते हैं? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट इज फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बच्चों बोलो क्या होता है?
बच्चों बोलो क्या होता है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इज कॉल्ड बेकेलाइट। ध्यान से सब लोग देखिए, एक्चुअली बेकेलाइट में क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट बने थे CH2OH वाले, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसे मान लो मेरे भाई, सब लोग देखिएगा, हम पहला वाला ले रहे हैं, दूसरा वाला ले, सब लोग देखना, याद नहीं करना पड़ेगा, देखना दूसरा वाला लिया हमने, ठीक। क्या होता है, जब इनको आप एक सीरीज में रखेंगे, इनका OH और बगल वाले का H, H2O निकल गया, और जब H2O निकल जाएगा तो ये आपस में CH2 से जुड़ जाएंगे, आपस में CH2 से जुड़ जाएंगे, आपस में CH2 से जुड़ जाएंगे। इसी पॉलीमर को कहते हैं बेकेलाइट। अब सुनना, एक शब्द होता है बच्चों बेकेलाइट और एक शब्द होता है नोवेलैक। बोलो क्या होता है? सुनना, दोनों ही फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के रेजिन होते हैं, बेकेलाइट और नोवेलैक। अंतर यह होता है, इस समय बोर्ड पे जो चित्र बना है ये लीनियर पॉलीमर है। हमने इस बीच वाली यूनिट को एक लाइन में रखा है और पॉलीमराइज कराया, इस लीनियर पॉलीमर को कहते हैं नोवोलैक। लेकिन अगर मैं ये वाले OH नीचे रखता चला जाऊं और ये नीचे भी पॉलीमराइज होते जाएं, तो इस क्रॉस लिंक्ड को कहते हैं बेकेलाइट। क्या कहते हैं? तो सुनना, एक लाइन में पॉलीमराइजेशन हो नोवोलैक, और लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी चले डांस हो गया। देखिए आप देख रहे थे, सिर्फ लंबाई में चल रहा नोवोलैक और लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी चले। तुम्हारे नीट में सवाल आता है, बेकेलाइट और नोवोलैक में किसके द्वारा डिफरेंट यूनिट जुड़े होते हैं? CH2 के द्वारा डिफरेंट यूनिट जुड़े होते हैं। सबको दिखाई पड़ गया? तो देखिए, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को बेकेलाइट या नोवोलैक कहते हैं। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। फिनॉल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, ये इंटरमीडिएट बनते हैं जो आपस में पॉलीमराइज करते हैं और बेकेलाइट और नोवोलैक का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा लेडरर मेनेस रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन होगा बेकेलाइट या नोवोलैक का। इस प्रकार से फिनॉल क्या होता है? खत्म। मैंने कल आपसे कहा था फिनॉल में टाइम लगेगा, उलझाऊ बातें होती हैं, समय थोड़ा लग जाता है। बेंजल्डिहाइड 10 मिनट का, नाइट्रोबेंजीन 45 मिनट का, एनिलीन 15 मिनट का। हाँ, ये हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना।